गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभिमन्यु डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो पिछली क्लास थी वो यूपी पुलिस का पेपर सोल्व कर रहे थे हम, और उसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चन करे थे रीजनिंग के। और आज हम मैथ के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी यूपी पुलिस के जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उसी में से मैंने क्वेश्चन लिए। तो देखो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो क्वेश्चन है कि 6 आमों की कीमत 90 रुपए है, तो 10 आमों की कीमत कितनी होगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, थर्ड क्लास का जो लेवल का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन दिया है इन्होंने यूनिटरी मेथड एक ही नियम से बचपन से करते आ रहे हैं। 6 आमों की कीमत 90 रुपए। 6 आम 6 आमों की जो कीमत है वो कितने रुपए है, 90 रुपए है। तो एक आम की कीमत हम यहाँ से पता कर सकते हैं। एक आम की कीमत निकालनी है तो 6 की टेबल से कट जाएगा, 15 छिकी 90। एक आम कितने रुपए का है, 15 रुपए का है। और उसने कितने आमों की कीमत पूछी है, 10 आमों की कीमत पूछी है। तो 15 इंटू 10 करेंगे, कितना आएगा, 150 रुपये। तो एक नियम का एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया कि 6 आमों की कीमत 90 रुपये है, तो 10 आमों की कीमत कितनी होगी। सबसे पहले आप एक आम की कीमत निकालिए। एक आम की आपको प्राइस पता हो गई, तो 10 आम की प्राइस हम बता देंगे, 15 इंटू 10 करेंगे, क्या आएगा, 150 रुपये। सिंपल क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सी और बी एक कार्य को क्रम से 18 व 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर सी चला गया, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। समय, काम, मजदूरी, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है कि सी किसी काम को कितने दिन में करता है, वो 18 दिन में पूरा करता है। और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 24 दिन में पूरा करता है। अकेले की बात है। सबसे पहला काम है एलसीएम ले, तो 18 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 72। कितना आएगा, 72। एलसीएम हमें क्या बताएगा, एलसीएम हमें टोटल वर्क बताएगा। क्या बताएगा, टोटल वर्क बताएगा, काम बताएगा। अब हम इस सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। 18 को 18 से डिवाइड करेंगे, 72 को कितनी बार, 4 बार। और 24 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 बार। ये जो 4 और 3 आए हैं, ये इनकी कार्य क्षमता आई है। क्या ये है, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब है एक दिन का काम आया है। ये सी एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। ये इनकी कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता मीन्स एक दिन का वर्क आया है। मैंने क्या पूछा है, मैंने पूछा है उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। 8 दिनों तक यदि ये एक साथ काम करेंगे, सी और बी दोनों 8 दिनों तक एक साथ काम करेंगे। 8 दिनों तक एक साथ काम करेंगे, और जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाता है, 7 कंप्लीट हो जाता है। और ऐसा 8 दिन तक कर रहे हैं, तो 8 टू 7 टू 56, यानी 56 काम तो इन दोनों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। 56 काम होने के बाद में 56 काम होने के बाद में सी चला गया। सी बोलता है मैं नहीं करूंगा, सी चला गया। तो सी चला गया तो शेष काम को कौन करेगा, बी करेगा। टोटल वर्क कितना था, 72। 72 में से 56 वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो 72 में से 56 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16। कितना आएगा, 16। 16 काम बच गया, और इस 16 काम को कौन करने वाला है, बी करने वाला है, क्योंकि सी क्या हो गया, चला गया। और बी एक दिन में कितना वर्क करता है, 3। तो इस 16 को कंप्लीट करने के लिए 16/3, 3 पंजो 15, 5 सही 1/3 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 5 सही 1/3 दिन। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन है। पॉइंट में आंसर है तो पॉइंट में दे देंगे, फ्रैक्शन में आंसर मिलेंगे। 5 सही 1/3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है, तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, फिर उस वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि की गई, सॉरी 20% घटा दिया गया।
फिर उसमें 10% बढ़ा दिया गया, तो उस कीमत में टोटल कितने परसेंट की वृद्धि होगी? कोई वस्तु की कीमत है, उसको पहले आप 25% बढ़ाओ, फिर 10% घटाओ और फिर 10% बढ़ाओ, तो टोटल ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा? पहले 25% हम बढ़ा रहे हैं, उसके बाद में 20% हम उसकी वैल्यू में क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं, और उसके बाद 10% उसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा उस वस्तु की कीमत पे? तो देखो, मैं मान लेता हूं कि उस वस्तु की कीमत 100 रुपए है। कितनी है? 100 रुपए है। उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो हम मान लेते हैं कि 100 रुपए है। उसके बाद वो 25% बढ़ा रहा है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 125/100 होगी। कितनी होगी? 125/100। और फिर उसकी वैल्यू 20% कम कर रहा है, तो वो 80/100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 80/100 हो जाएगी। और फिर उसकी 10% वैल्यू बढ़ा रहा है, तो फिर वो कितनी हो जाएगी? 110% निकाल देंगे उसको। सोल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 की टेबल से 25 चौक 100 और 25 पंजो 125, और 5 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। क्लियर है? 5 दूनी 10, 10 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 110। उसकी जो वैल्यू हमने कितनी मानी थी? 100 मानी थी, और अब वो कितनी हो गई? 110। यानी कि उस वस्तु की कीमत में 10% की क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर है? ऐसा नहीं करना है कि 25% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि, टोटल 35% की वृद्धि, 35 में से 20% की कमी, यानी 15% की वृद्धि। ऐसा नहीं होगा, ध्यान दे लेना। क्लियर है? तो 25% की वृद्धि है तो उसका 125% निकालो, 20% की कमी है तो उसका 80% निकालो, 10% की वृद्धि तो उसका 110% निकालो। सोल्व करो, सोल्व करने पे 110 आया। ओरिजिनल प्राइस मैंने 100 मानी थी, वो हो गई 110 रुपए की, यानी 10% की वृद्धि उस वस्तु की कीमत में ओवरऑल होगी। क्लियर है? ये परसेंटेज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, उसी समय में यह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी? तो देखो, हम कह देते हैं कि 100 रुपए मूलधन है। कितने रुपए? 100 रुपए मूलधन। वह धनराशि, धनराशि मतलब मूलधन, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है, यानी 100 रुपए के कितने रुपए बन जाते हैं? 300 रुपए बन जाते हैं। ये जो 300 रुपए हैं, ये क्या है? अमाउंट है। क्या है? अमाउंट। इसको मिश्र धन बोलते हैं। यानी 100 रुपए के, अब 100 रुपए मानने, हमने कुछ भी मान सकते हो आप, तो 100 रुपए से 300 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना आएगा? 200 रुपए आएगा। कितना आएगा? ब्याज कितना आएगा? 200। इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, एक फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। तो देखो, साधारण ब्याज की जगह 200 रखो, पी की जगह 100 रखो, यहां से रेट क्वेश्चन में दी है टाइम, और टाइम रेट उसने 5% दी है, और टाइम यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 चौक 20, यानी 40 वर्ष। ऐसा होने में उसको कितना टाइम लगेगा? 40 वर्ष लगेंगे। 100 से 300 रुपए बनने में उसको कितना टाइम लगेगा? 40 वर्ष। मैंने पी को 100 माना, तो अमाउंट हो गया आपका 300, तो ब्याज की वैल्यू 200। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 के पाड़े से 5 चौक 20, 40 वर्ष। यानी कि समय 40 वर्ष लगेगा। कब? 100 से 300 होने में। 100 से 300 होने में 40 साल लगेंगे। तो बताओ, उसी समय में 6 गुना करना है आपको, यानी 40 ईयर के अंदर ही, 40 ईयर के अंदर ही आपको उसको 6 गुना करना है। 100 गुना करने का मतलब है 100 रुपए के 600 रुपए बनाने हैं आपको, यानी कि ब्याज आपको 500 रुपए होगा, मूलधन की वैल्यू 100 होगी, दर आपको निकालनी है, और टाइम कितना है? 40 वर्ष। अगला उसने बोला है उसी समय में। सोल्व कर दो, 0 से 0, और इस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 4 ये 2, और ये कितना? 25, 2 इसके नीचे आएगा, 25/2, 25/2 का मतलब है 12.5%। तो जो वो दर आएगी वो कितनी आएगी? 12.5%। क्लियर है? तो पहले आप समय निकालोगे, समय निकालने के बाद वो कह रहा है 6 गुना करनी है, तो फिर रेट निकाल लो। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कोई राशि कितनी गुणा हो जाती है,
वो हमेशा मिश्रधन होता है। वो कह रहा है 3 गुना हो जाती है, यानी 300 रुपए हो गए 100 रुपए के, तो 200 रुपए ब्याज हो गया। वो कह रहा है 6 गुना हो जाती है, यानी 600 रुपए हो गए, ब्याज कितना हो जाएगा, 500 रुपए हो जाएगा। क्लियर है, आसान सा ही क्वेश्चन था। इसकी ट्रिक भी एक देखो, इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो आप इसकी, n2 माइनस n1, n2 माइनस 1 माइनस n1 माइनस 1 इंटू r1, r2 निकालना था आपको, ठीक। n2 मतलब बाद वाला कितना गुना हो रहा है, वो 6 गुना, 6 माइनस 1, n1 मतलब पहले वाला कितना गुना हो रहा है, 3, 3 माइनस 1 इंटू r1 पहला r कितना है, पहला r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, 6 में से एक जाएगा 5, 5/2, 25/2, 25/2 का क्या मतलब होता है, 12 पॉइंट, ठीक है। तो n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू r1, तो दूसरा r निकालना था, पहला आपको दिया था n2 मतलब वो कितने मल्टीपल हो रही है, वो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, एक कार को 6400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 6400 रुपए उस कार का क्या है, विक्रय मूल्य है। कितना है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस है। 6400 रुपए में कार को बेचते हो आप, सेल करते हो, तो हमें लॉस हो रहा है कितना परसेंट का, 20% का। कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, 20% का। तो उस कार की कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है, क्रय मूल्य ज्ञात। तो देखो, हमेशा क्रय मूल्य की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी मान लेते हैं, 100%। कितनी, 100%, ठीक है। तो 100% के ऊपर यदि 20% का मुझे लॉस हो, यानी 100 रुपए किसी वस्तु का क्रय मूल्य है और उसके ऊपर यदि 20% का लॉस हो, बताओ मुझे कितने में बेचना होगा उसको, 80% में। कितने में बेचना होगा, 80% में। 100 रुपए की चीज पे यदि 20% घाटे से बेचूं तो कितने में बेचूंगा, 80। 80% की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है कितनी, 6400। 80% की वैल्यू कितनी है, 6400। तो 1% की जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी वो 0 से 0 कट जाएगा, 8 64, 80 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आई, 80 रुपए। और मैं उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य मतलब कितना परसेंट निकालना है, 100%। तो उसको 100 से गुणा कर दो, तो उस वस्तु की जो कीमत है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितनी है, 8000। समझ में आई बात। ऐसा नहीं करना है कि 6400 का 20% निकाल देंगे, फिर जोड़ देंगे घटा देंगे। 6400 का 20% क्यों निकलेगा, क्योंकि लाभ या हानि परसेंट की गणना क्रय मूल्य के ऊपर होती है, न कि विक्रय मूल्य के ऊपर। मैं पहले भी बता चुका हूं, 6400 का 20% निकालने की गलती मत करना, आप गलती हो जाएगी। क्यों, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस हमेशा सीपी पे काउंट किया जाता है। यहाँ सीपी होता तो हम देखते, एसपी पे नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। तो हमें एसपी दे रखा था, तो एसपी 20% का लॉस है, यानी 80% की वैल्यू दे रखी है, 100% आपको निकालना है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर जाने में 16 घंटे लेती है तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर जाने में 12 घंटे लेती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। तो देखो क्या होता है, ये नाव धारा से, बोट स्ट्रीम से क्वेश्चन है। नाव की जो चाल होती है, नाव की चाल है ना, शांत जल में, नाव की चाल शांत जल में, उसको हम एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। शांत जल में या स्थिर जल में एक ही बात है, ठीक है। और धारा की जो चाल होती है उसको हम क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाई। नाव की चाल को एक्स कहना है और धारा की चाल को क्या कहना है, वाई कहना है। अब एक नाव धारा के विपरीत, धारा के विपरीत का मतलब होता है अपस्ट्रीम। धारा के विपरीत का क्या मतलब होता है, अपस्ट्रीम। धारा के विपरीत जो नाव की चाल होती है वो x माइनस वाई होती है। क्या होती है, x माइनस वाई। कि नाव धारा के विपरीत जाएगी तो नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, तो धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम जो स्पीड होगी वो x माइनस वाई होगी। और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो धारा के विपरीत चाल x माइनस वाई होती है, लेकिन ये है कितनी, वो देखो, वो धारा के विपरीत 80 किलोमीटर जा रही है वो नाव, और कितने घंटे में जा रही है, 16। तो 80/16, 80/16 चाल बराबर दूरी बटे समय,
तो 16 पंजो 80, 5, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब क्या कह रहे हैं, धारा के साथ, धारा के साथ का क्या मतलब होता है, धारा के साथ का मतलब है कि जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव को जाना है। तो उस कंडीशन में नाव की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो धारा के साथ में नाव की चाल होती है x प्लस वाई, और वो कितनी है, वो कह रहा है कि 72 किलोमीटर 12 घंटे में जा रहे हैं। तो 72 अपॉन 12, 12 छिकाणी 72, कितनी आएगी, 6। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यहाँ से x और y की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। उसने कहा कि स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल का मतलब है x की वैल्यू निकालनी है, और धारा की चाल निकालनी है मतलब y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखो कट जाएगा, 2x बराबर 6 5 कितना 11, x बराबर 11/2, 11/2 का क्या मतलब होता है, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिर जल में उस नाव की जो चाल आएगी वो कितनी आएगी, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, x और x 2x, 6 5 11, 11/2 यानी 5.5। ये स्थिर जल में नाव की चाल आई है। और यदि इसी क्वेश्चन में हमें ये पूछ लेता कि धारा की चाल बताओ वो क्या होगी, तो x की जगह 5.5 पुट कर दो यहाँ पर, तो x की जगह 5.5 पुट करूंगा तो उधर जाएगा, तो धारा की चाल 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। क्लियर है। तो ये नाव धारा से क्वेश्चन था, एक आसान सा क्वेश्चन पूछा था आपको ये भी पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 का मैसे ज्ञात करो। मैसे का मतलब होता है एचसीएफ। मैसे का क्या मतलब होता है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैसे महत्तम समापवर्ती, क्या, महत्तम समापवर्ती। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यह है कि हमें एक ऐसा बड़ा नंबर देखना है जिससे ये सारे नंबर क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, तो देखो इस बार हमें जो एचसीएफ निकालना है वो कोई नॉर्मल नंबर का नहीं, वो फ्रैक्शंस का निकालना है। किसका निकालना है, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, यानी भिन्नों का एचसीएफ निकालना है, भिन्नों का मैसे निकालना है। भिन्नों का मैसे कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्या, अंशों का मैसे, अंशों का मैसे बटे हरों का लसे। अब ये अंश और हर क्या होते हैं, देखो ये P अपॉन Q एक फ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें जो P है उसको अंश बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो Q है उसको हर बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इनका एचसीएफ निकालना हो, इन भिन्नों का मैसे निकालना हो, तो अंशों का मैसे यानी न्यूमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। और यदि इसी क्वेश्चन में वो मैसे ने पूछ के ले से पूछ लेता, आपसे एलसीएम पूछ लेता, तो क्या होता, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं कि न्यूमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो जो में से पूछे तो ऊपर में से नीचे ले से, और ले से पूछे तो ऊपर वालों का ले से और नीचे वालों का में से, ये आपको ध्यान रखना है। तो ले से का भी मैंने बता दिया आपको, तो वो पूछ सकता है अगले नेक्स्ट पेपर में ऐसा। तो भिन्नों का जो में से निकालना है, तो अंशों का में से, किन का में से निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है किसका, 1 2 3 और 4। क्लियर है। और आपको एलसीएम निकालना है किसका, हरों का, 2 3 4 और 5 का एलसीएम निकालना। क्लियर है। तो इनका में से क्या आएगा, 1 2 3 4। तो देखने से पता चल रहा है कि एचसीएफ का मतलब कॉमन होता है, तो इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आना है, और कॉमन क्या आना है, एक आना है। क्या आना है, एक आना है। तो देखो अंशों का जो में से निकल के आए वो कितना निकल के आए, 1। अब हरों का एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 3 4 5, ऐसा छोटा सा छोटा नंबर जो जो ये नंबर उसको डिवाइड कर दे, वो क्या हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो 1/60। देखो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, हमें सबको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो अब ये प्राइम नंबर है, को पता 5 दूनी 10, 10 3 30 और 30 दूनी 60। एलसीएम कितना आएगा, 60। तो इसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 1/60 है। क्या है, 1/60 है। तो दी गई फ्रैक्शंस का हमें एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, में से निकालना हो तो अंशों का में से करो और हरों का ले से करो।
अंशों का में से आएगा 1 और हरों का ले से क्या आएगा 60, यानी 1/60 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 285, 510 और 1440, इनका क्या निकालना है, इनका हमें में से निकालना। फिर देखो इस बार हमें सिंपल नंबर दिए हैं, इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ हम इनके प्राइम फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या इनके डिवीजन मेथड भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम इनका आंसर ऑप्शन से भी दे सकते हैं। ऑप्शंस में से ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो इनको डिवाइड कर दे, और वो भी बड़ा सा बड़ा नंबर होना चाहिए। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं हम। तो 285 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5, 5 की टेबल से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5×25, 5×25 कितने बच गए, 3, 35, 5 सत्ते 35, 57 किसकी टेबल से कट जाएगा, 3 की टेबल से, 19, 19, 57। क्लियर है? फिर 510, 510 फिर कट जाएगा किसकी टेबल से, 5 की टेबल से, 5 एकम 5, भाग नहीं जाएगा, टूटे भाग का 0, 102, 102 देखो 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 कट जाएगा। फिर 2 की टेबल से कट जाएगा कितनी बार, 17 बार, 17 और 1, ठीक है। फिर 1440, 1440 को हम 5 की टेबल से काट देते हैं पहले, 5 दूनी 10, कितने बच गए 4, तो 4 44, 5 छठे 40, और फिर कितने बच गए 4, 5 छठे 40, 288। फिर 2 की टेबल से काट दो इसको, 1 4 4, फिर 2 की टेबल से काट देते हैं कितना 72, फिर 2 की टेबल से 36, 2 की टेबल से काट दो कितना 18, 2 की टेबल से काट दो कितना 9, फिर 3, फिर 3, यहाँ से 1, नीचे क्या आ जाएगा भाई 9 है यहाँ पे, फिर 3 3 और 1। क्लियर है? यहाँ से ऐसा कुछ होगा। अब इसमें कॉमन लेना होता है। देखो 5 इसमें भी है कॉमन, देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 बाहर आएगा। फिर 3 इसमें भी है, इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 फिर बाहर आ जाएगा। बाकी कोई भी कॉमन नहीं होगा, 2 इसमें इनमें नहीं है, 19 इसमें इनमें नहीं है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा 15। तो इन तीनों संख्याओं का जो में से निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 15 निकल के आया है। दूसरा मेथड भी है इसका, ठीक है। 15 नंबर, 15 वो संख्या है, 15 वो संख्या है, 15 से देखो 285 भी डिविजिबल होगा, 15 से 510 भी डिविजिबल हो जाएगा, और 1440 भी डिविजिबल। इससे बड़ा कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं है, इससे बड़ा कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं है, 15 से बड़ी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों में पूरा पूरा भागे चला जाए। छोटा तो हो सकता है जैसे 5, 5 का भी तो जाता है इन तीनों के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको 5 नहीं, इसका एचसीएफ कितना है 15। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। 70% की वैल्यू, 70% की वैल्यू हमें गिवन है। 70% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.35, 0.35 है, ठीक है। 70% की वैल्यू 0.35 है, किसी संख्या का 70% ही है तो उस संख्या का 120% क्या होगा, यानी 70% इक्वल टू ये है, तो 1% इक्वल टू 0.35 अपॉन 70, और 120% पूछा है तो इसको 120 से गुणा कर दो। क्लियर है? यहाँ से सबसे पहले पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 7 की टेबल से काट दो, 7 पंजो 35। क्लियर है? यहाँ से अब 12 पंजो 60 कर दो, इसका 12 पंजो 60 और 60/100, 60/100 का क्या मतलब है 0.6। तो इसका 120% निकालना था हमें। किसी संख्या का 70% ये है तो उसका 120% क्या होगा, 70% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू निकालो और उसको 120 से मल्टीप्लाई करो, उसका 120% आएगा। सिंपल करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया यहाँ पे, और 7 पंजो 35, 12 पंजो 60, 60/100, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 0.6। क्लियर है? नेक्स्ट, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए और बी
की चालों का अनुपात 2:3। ए और बी दो आदमी हैं, इनकी चाल का अनुपात यानी स्पीड का रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो दे रखा है? 2:3, 2:3। दो आदमी ए और बी की चालों का अनुपात 2:3 है। देखो समय का क्या अनुपात होता है? टाइम। स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समय और चाल दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिसकी चाल ज्यादा होगी, व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब होता है? जिसकी चाल ज्यादा होगी उसको समय क्या लगता है? कम लगता है। और जिसकी चाल ज्यादा होती है उसको समय कम लगता है, और जिसकी चाल कम हो उसको समय क्या लगता है? ज्यादा लगता है। यानी चाल और समय दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ए और बी की स्पीड का अनुपात स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 3:2। यानी कि इसको 3 यूनिट लगती है, तो इसको कितनी यूनिट लगती है? 2 यूनिट लगती है। इनका टाइम का रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है? ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट ज्यादा लगते हैं। ज्यादा या कम हमेशा उन दोनों के बीच का क्या होता है? डिफरेंस होता है। ये जो 15 मिनट है ये डिफरेंस है किनके बीच का? ए और बी के द्वारा लिए गए समय का। ये जो 15 मिनट है ये अंतर है इन दोनों के बीच का लिए गए समय का, कि ए गंतव्य तक पहुंचने में और बी गंतव्य पहुंचने में इनके बीच में 15 मिनट का गैप है। और यहाँ पर देखो गैप कितने का है? 1 यूनिट का। कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का गैप है, 1 इकाई का गैप है। 1 इकाई किसके बराबर है? 15 मिनट के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। अब कह रहे हैं तो ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा गंतव्य तक पहुंचने में? तो ए कितना समय ले रहा है? 3। इसको 15 से गुणा कर दो, यानी ए उस गंतव्य तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लेगा? 45 मिनट लेगा। ऐसे ही यदि वो बी का पूछे तो बी को 15 से गुणा कर दो, 15 दूनी 30 मिनट लेगा। बी गंतव्य तक पहुंचने में 30 मिनट लेगा और ए कितना लेगा? 45 मिनट लेगा। क्लियर है? तो ये अपने क्वेश्चन थे। ये जो टोटल हमने आज 10 क्वेश्चन करें, ये 10 के 10 क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन हैं, अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसी के क्वेश्चन हैं। और कल हमने रीजनिंग किए थे, बाकी कल करेंगे। इनसे रिलेटेड कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।